हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हठ योग प्रतिपिका के जो सीरीज़ चल रहे हैं उसमें हमने यूनिट 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम यूनिट 2 जैसे कि हमने स्टार्ट किए हुए हैं पहले ही, तो उसमें जो है हमने पहले षटकर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी इन डिटेल वीडियो षटकर्म के बारे में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा पहले सीरीज़ को, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो है यूनिट 2 में षटकर्म के बाद आते हैं प्राणायाम। तो आज इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के बारे में मैं 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। एक वीडियो जो है, जैसे कि ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं इन डिटेल की प्राणायाम करने से पहले क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या क्या विधि जो है हठ योग प्रतिपिका में बताई गई है, जिसके बारे में हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्राणायाम के बारे में कोई सवाल तो हर बार यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं जो अष्टकुंभक बताए गए हैं, लेकिन यहाँ से भी सवाल कम नहीं पूछे गए हैं। इसलिए ये यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट जो योग विषय में पढ़ रहे हैं, योग के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राणायाम के करने से पहले क्या क्या करने के लिए बोला गया है। उसके बाद पूरा एक वीडियो आएगा जिसमें जो है हमें 8 प्राणायाम के बारे में इन डिटेल डिस्कशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रोसेस, बेनिफिट सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं क्या क्या बताया गया है हठ योग प्रतिपिका में प्राणायाम करने से पहले किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोला गया है। जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्राणायाम के बारे में कहते हुए हठ योग प्रतिपिका सबसे पहले कहते हैं द टाइम ऑफ प्राणायाम, यानी प्राणायाम करने से पहले हठ योग प्रतिपिका कहते हैं द टाइम ऑफ प्राणायाम, यानी प्राणायाम के अभ्यास कब करना चाहिए। टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में या रात में या सुबह में, ऐसा नहीं है। टाइम मतलब कब, कब प्राणायाम के अभ्यास करना चाहिए, यानी क्या करने से पहले करना चाहिए, प्राणायाम के समय क्या क्या विषय का ध्यान रखना चाहिए। ये कहते हुए 4 बातें बताई गई हैं। हमने यहाँ पर हर एक का श्लोक मेंशन कर दिया हुआ है। अगर आपको श्लोक चेक करना है तो अब सीधा जाके हठ योग प्रतिपिका में श्लोक चेक कर सकते हैं। जिस जिस चीज़ों का श्लोक इंपॉर्टेंट है वो हम डाले भी हैं। जिसका श्लोक से क्वेश्चन आते नहीं है उसमें हमने डिटेल श्लोक मेंशन कर दिया है। यहाँ पर श्लोक नंबर, हर एक पॉइंट में आपको श्लोक नंबर दिखेगा, तो आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हो अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो। चलो बात करते हैं प्राणायाम कब करना चाहिए। सबसे पहले कह रहे हैं आसन करने के बाद जो है प्राणायाम के अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम जब आपको करना है तो इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए प्राणायाम के अभ्यास करना चाहिए। उचित भोजन ग्रहण करने के बाद जो है प्राणायाम के अभ्यास करना चाहिए। गुरु के सलाह के अनुसार जो है प्राणायाम के अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर आपको वही टर्म एग्जैक्ट दिख रहा है जो टर्म श्लोक में यूज की गई हैं, क्योंकि कई बार जो है ना एग्जाम में वैसा ही टर्म बिल्कुल आपको उठा के दी जाती हैं। आसन के पश्चात या आसन के बाद, इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए, उचित भोजन ग्रहण करने के बाद और गुरु के सलाह के अनुसार। यानी कल को अगर यहाँ से ना एक आपको मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, क्योंकि कई बार ये किया जाता है यूजीसी में। फॉर एग्जांपल आपको एक सीक्वेंस दे दिया गया ऐसे, पहले आपको डाला गया आसन, फिर आपको डाला गया प्राणायाम, ठीक है, फिर आपको डाला गया क्रिया, ठीक है, फिर आपको डाला गया क्रिया, फिर आपको डाल दिया गया फॉर एग्जाम्पल मुद्रा, क्योंकि ये सारे चीज़ें हठ योग में कहते हैं। और नंबरिंग कर दी इन्होंने 1, 2, 3 और 4। फिर आपको बोले कि इसको एक्यूरेट सीक्वेंस में सजाइए। अब आपको देखने के बाद यही लग रहा है कि ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, लेकिन भाई ये सीक्वेंस जो है ये सही नहीं है। क्योंकि आसन तो बोला गया है, ठीक है, आसन ये नंबर 1 पे करेक्ट है। दूसरे नंबर पर जब प्राणायाम कहते हैं, माना कि दूसरे अध्याय प्राणायाम का है, लेकिन जब प्राणायाम कहते हैं वहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्योंकि इन्होंने बोला गया है कि जिनके शरीर में मेद और श्लेष्मा इन दोनों चीज़ों की आधिक्य देखने को मिलता है, उनके लिए आसन के पश्चात क्रिया करने की बात बोली गई है। उसके बाद बोला है कि आप प्राणायाम करो। उसके बाद जो है आपको तीसरे अध्याय पे देखने को मिलता है मुद्रा। यानी इस पे आपका जो सीक्वेंस होगा वो 1, 3, 2 और 4, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर आप हठ योग के जो टेक्स्ट है, हठ योग प्रतिपिका की जो टेक्स्ट है, भले आप बिहार स्कूल ऑफ योग पढ़ो, भले आप किसी और ट्रेडिशन पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ट्रेडिशन ले लो, देख लो सीक्वेंस यही मेंशन किया गया है। वहाँ पर कहीं पर भी आपको आसन के बाद तुरंत प्राणायाम देखने को नहीं मिलता। आसन कहते हैं, फिर प्राणायाम के बारे में ये बातें कहते हैं, फिर कहते हैं जिनके बॉडी में जिनके शरीर में जो है
श्लेष्मा और मेद की आधिक्य मिलता है, उनके लिए षटकर्म करना चाहिए, फिर षटकर्म को बताते हैं, फिर जाके प्राणायाम के बारे में कहते हैं। ठीक है, आपको श्लोक नंबर से ही पता चलेगा अभी आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए, बाय द वे प्राणायाम की अभ्यास क्यों करना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट जो है इनका है वो कह रहा है कि प्राणायाम की अभ्यास करना क्यों चाहिए। वहां पर कहते हैं, एक आपको हठयोग प्रदीपिका में ना श्लोक देखने को मिलता है। हठयोग प्रदीपिका में दूसरे अध्याय पर, हठयोग प्रदीपिका की जो दूसरे अध्याय है, दूसरे अध्याय का जो दूसरा नंबर श्लोक है, वहां पर सीधे तरीके से आपको एक बात बताता है कि भाई प्राणायाम अभ्यास क्यों करना चाहिए। बाय द वे ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं जो लोग योग में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे योग में अपना ग्रेजुएशन या तो फिर अपना मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी ये श्लोक जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एरिया यहाँ पर से हर बार क्वेश्चन उठाया जाता है। मैंने जितने बार पेपर सेट करी है मैंने हर बार रखी है ये क्वेश्चंस कि वाई प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, प्राणायाम में आपको क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके जवाब क्लियर तरीके से आत्माराम सूर्य जी देते हैं हठयोग प्रदीपिका के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 2 में। एक श्लोक देखने को मिलता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानुमाप्नोति तथो वायु निरोधयेत। मतलब क्या है, कह रहे हैं कि चले वाते चलम चित्तम, चले वाते मतलब जब वायु जो है वो चंचल होता है तो चित्त भी जो है वो चंचल होता है। जब वायु जो है वो चंचल होता है तो चित्त भी जो है वो चंचल होता है। अब कह रहे हैं, तो उसके बाद कह रहे हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। निश्चले मतलब जब वायु स्थिर हो जाता है, जब वायु निश्चल हो जाते हैं तो चित्त भी जो है वो निश्चल हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से प्राण वायु को नियंत्रण करना चाहिए। तब क्या होगा, आपका चित्त, ताकि आपका चित्त भी जो है वो ऑटोमेटिकली नियंत्रण हो जाए, क्योंकि चित्त को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन विषय है। चित्त को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए क्या कह रहे हैं, प्राण वायु को नियंत्रण करो, और प्राण वायु को नियंत्रण करने के लिए कह रहे हैं प्राणायाम करो। पहले लिंक दिखा दिया इन्होंने, चले वाते चलम चित्तम, यानी अगर वायु चंचल है तो चित्त भी चंचल होगा। निश्चले निश्चलम भवेत, अगर वायु जो है वो निश्चलम है तो चित्त भी जो है वो निश्चल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आपको प्राणायाम करना चाहिए, ताकि आप अपने प्राण वायु पर कंट्रोल कर सको। अगर आपने अपने प्राण वायु को कंट्रोल कर लिया तो कह रहे हैं कि आप आराम से आपका चित्त जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो, आराम से आप उसका चित्त जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो कहते हैं कि टेक्निक ऑफ नाड़ी शुद्धि। आप यहाँ पे प्राणायाम करने से पहले इन्होंने नाड़ी शुद्धि के बारे में कहेंगे। नाड़ी शुद्धि के बारे में बताते हुए इन्होंने बोला है दूसरे नंबर अध्याय पर 7 से लेकर 9 नंबर श्लोक, यहाँ पर जो है नाड़ी शुद्धि के बारे में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर कहते हैं कि नाड़ी शुद्धि करने के लिए क्या बोला गया है कि बद्ध पद्मासन पर बैठो, बद्ध पद्मासन पर बैठना है। चंद्र नाड़ी से, कह रहे चंद्र नाड़ी से पहले क्या करना है आपको, चंद्र नाड़ी यानी बाएं नासिका, इसको ईड़ा कहते हैं, वहां से जो है आपको प्राण वायु को अंदर लेना है, अंदर खींच लेना है। फिर जो है आपने क्षमता के अनुसार श्वास को रोकना है, यानी आपको कुंभक करना है। सीक्वेंस को याद रखो, पहले पूरक करा फिर कुंभक कर रहा है। वैसे उसके बाद क्या है, वैसे सूर्य नाड़ी यानी दाहिनी नासिका जिसको हम पिंगला कहते हैं, उससे जो है आपकी जो प्राण वायु है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, इसके पश्चात बिल्कुल ऑपोजिट, पहले आपने कौन सा नाड़ी से लिया था, चंद्र से हमने पहले इनहेल किया था, अब जो है सूर्य नाड़ी से हमें इनहेल करना है। फिर जो है उसको रोकना है, फिर जो है उसको रोकना चाहिए कुंभक, उसके बाद जो है उसको चंद्र नाड़ी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये पूरा हो गया आपका प्राणायाम के विधि। देखो प्राणायाम की जिस विधि को हम आज के डेट में ANYB यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रिल योगा ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हम आज रिसर्च टर्म में अल्टरनेट नॉस्ट्रिल योगा ब्रीदिंग कहते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूँ यार चारों तरफ तहलका मचा चुका है ये टेक्निक। ये इतनी अच्छी टेक्निक है, इसको सीधी सीधी बताई गई है हठयोग प्रदीपिका में। कोई अगर बोले कि ये मेंशन नहीं है वो मेंशन नहीं है, नहीं भाई, सारे के सारे चीजें मेंशन है। अगर याद नहीं आ रहा है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो जाके पढ़ लो हठयोग प्रदीपिका अध्याय नंबर 2 7 से लेकर 10 नंबर तक श्लोक, आपको सारे श्लोक में देखने को मिल जाएगा। श्लोक को कन्वर्ट करो, श्लोक को पढ़ने के बाद समझो, देखो हर एक टर्म मेंशन है जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि प्राणायाम तो कर लेंगे लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा। उसके ही अगले नंबर श्लोक में 10 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, 10 नंबर श्लोक में बिल्कुल सीधी सीधी तरीके से कह दिया कि ये अभ्यास अगर आप करोगे तो 3 महीने ये इस अभ्यास को करने से नाड़ी शुद्धि हो जाती है। यहाँ से बाय द वे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, VBI पॉइंट है, ये VBI एरिया है, यहाँ से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ से पहले क्वेश्चन आ चुका है हठयोग प्रदीपिका से, इस एरिया से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है।
तो बिल्कुल इसको याद रखना, क्योंकि कितने महीने नाड़ी शुद्धि अभ्यास करने के बाद जो है आपको, कितने महीने नाड़ी शुद्धि के अभ्यास करने के पश्चात सारे नाड़ियाँ प्यूरिफाई हो जाती है, सारे नाड़ी शुद्धि हो जाती हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, हो सकता है कि आप लोगों के भी ये सवाल पूछ ले, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें जो है हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है हमें सिम्टम्स के पहले हमें देखने को मिलेगा हाउ मेनी टाइम ऑफ अ डे इट शुड बी परफॉर्म, यानी प्राणायाम एक दिन में कितने बार करना चाहिए। अब जो है वो बताएंगा कब कब करना चाहिए और कितने बार करना चाहिए। देखो, प्राणायाम के बारे में जब ये कहते हैं तो वहां पर सीधी बात है, कह रहे हैं कि एक दिन में जो है 4 बार प्राणायाम के अभ्यास करने के लिए बोला गया है हठयोग प्रतिपिका में। कब कब? प्रातः काल में, मध्याह्न में, सायं में और अर्धरात्रि में, यानी एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार आपको शाम को, एक बार आपको अर्धरात्रि में। और हर बार के लिए टाइम बोला गया है। प्रातः काल में 20 बार करना चाहिए, मध्य दिन में जो है वहां पर भी 20 बार करना चाहिए, जो आपको सायं में करने के लिए, शाम को जो करने के लिए बोला गया है वहां पर भी आपको 20 बार करना चाहिए, और अर्धरात्रि में जो करने के लिए बोला गया है वहां पर भी आपको 20 बार करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर कल को आपको घुमा के पूछे कि भाई बताओ एक दिन में प्राणायाम कितने राउंड करना चाहिए, तो एक दिन में जो है 4 टाइम्स करना चाहिए, 4 टाइम्स अ डे प्राणायाम करने के लिए बोला गया है। तो एक बार में कितना बोला? एक बार में 20, तो 4 बार अगर हम करेंगे तो कितना होगा? 20 × 4, यानी टोटल 80 बार। टोटल जो है 80 बार करने के लिए बोला गया है। एक दिन में अगर आपको पूछे कितने बार, तो वो है एक दिन में 4 बार करने के लिए बोला गया है। लेकिन एक दिन में कितने राउंड करने के लिए बोला गया है? एक बार में 20 राउंड, तो 4 बार में 80 राउंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब बोला था क्या, कितने महीने करने पर नाड़ी शुद्धि होता है? 3 महीने। 3 महीने अगर कोई कर रहा है तो नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। यानी एक महीने में कितना दिन होता है भाई? एक महीने में 30 दिन पकड़ के चलो, तो 3 महीने जो होता है 90 दिन होता है। 3 महीने में 90 दिन। अब एक दिन में आपको 4 बार करना चाहिए, राइट? एक दिन में 4 बार करना चाहिए, तो 3 महीने में टोटल कितने बार करना चाहिए प्राणायाम? 360 टाइम्स। 3 महीने में टोटल 360 टाइम्स प्राणायाम करना चाहिए। और ये 360 टाइम्स का हिसाब इसलिए मैंने दिखाया कि 360 टाइम्स प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्धि हो जाते हैं। कल को घुमा के क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है और हिसाब इसी तरीके से निकल के आते हैं। ठीक है, अब 360 टाइम्स करना चाहिए, तो 360 टाइम्स एक टाइम में हम कितने, एक दिन में जो है हम जब एक दिन करते हैं तो उसमें कितने राउंड होता है? एक दिन करते हैं तो 80 राउंड होता है। तो जब हमें 90 दिन करने को मिलेगा तो कितना राउंड होगा? 90 × 80। इसको आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। 90 × 80, ये जो आपका हिसाब आएगा वो हो जाएगा, एक आपको इसका जो हिसाब आएगा वो हो जाएगा 7200, यानी 7200 राउंड्स। इतने राउंड्स करने पर जो है क्या होगा? नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। कल को क्वेश्चन घुमा के इसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए कह रहा हूं ये हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कह रहे प्राणायाम के सिम्टम, यानी प्राणायाम के सिम्टम्स मतलब प्राणायाम सिद्धि के सिम्टम्स। याद रखना ये जो है ये प्राणायाम सिद्धि के सिम्टम्स है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? पसीना छूटेगा। दूसरे स्तर पर क्या होगा? कंपन होना। तीसरे स्तर पर क्या होगा? प्राण की ब्रह्मरंध्र में पहुंचना, यानी प्राणवायु जो है वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाते हैं। तीनों स्टेज यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। टाइम्स ऑफ प्राणायाम, बेनिफिट ऑफ प्राणायाम। ठीक है, यहाँ से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, मतलब वहां पर अगर मैंने VBI लिखा है तो यहाँ पर तीनों भी ले लो, एक आई ले लो, तीनों भी ले लो यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया इतने इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर बार या तो एक साइकिल छोड़ के क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यहाँ से कह रहे हैं कि अगर आपके वायु जो है वो प्रकोपित हो जाए, वायु प्रकोपित होने पर मतलब आप गलत तरीके से प्राणायाम कर रहे हो तो आपको क्या होगा? सीधी बात है, यहाँ पर ये भी बता दी है इन्होंने। दूसरे नंबर अध्याय 17 नंबर श्लोक कह रहे हैं अगर आप गलत तरीके से प्राणायाम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीधे सीधे श्लोक में बताते हैं, हिक्का श्वासश्च काशश्च शीरकर्णक्षि वेदना भवन्ति विविध रोगः पवनश्च प्रकोपता। यानी
पवन मतलब वायु अगर प्रकोपित हो जाए तो क्या होगा? पहली बात हिक्का, पहला बात क्या है बताया इन्होंने, हिक्का, नंबरिंग करो। दूसरा श्वास, श्वासश्च। तीसरा काशश्च। चौथा शीर वेदना। पांचवा कर्ण वेदना। छठा अक्षि वेदना। ठीक है, तो 6 बातें बताई गई हैं। हिक्का एक नंबर पे, दूसरे पे श्वास, तीसरे पे जो है काश, चौथे पे जो है शीर, पांचवे में कर्ण और छठा में अक्षि। यानी हिक्का मतलब छींक, जिसको हिक्का कहते हैं, जिसको हिचकी कहते हैं, हिचकी बेसिकली उसको हिक्का कहा गया, हिचकी जिसको कहते हैं। श्वासश्च मतलब श्वास संबंधित रोग, यानी अस्थमा, जो COPD टाइप्स के होते हैं उसको कहते हैं। काशश्च मतलब खांसी टाइप, कफ रोगों के बारे में बात करते हैं। शीर मतलब आपके सर दर्द। कर्ण कान में दर्द। अक्षि आंखों में दर्द। तो इसको बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है। कई बार ये 6 ऑप्शंस आपको उलट पुलट करके दी जाती है और पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी यहाँ पर कई बार आपको ऐसे कर जाती है, उलट पुलट करके दे देंगे, यही 6 देंगे, उलट पुलट करके देंगे और पूछेंगे इसको सीक्वेंस में सजाइए। तो श्लोक याद रखना भी आई है इसमें, इसीलिए मैंने इसको इतना भी दिया हुआ है। श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे बातें प्राणायाम अभ्यास करने के पश्चात, मतलब पहले आपको ख्याल जो है रखना चाहिए। इसके बाद हठ योग प्रतिपिका कहते हैं कि अब जो है सारे बातें इन्होंने बता दी है, अब जो है हम जा सकते हैं सीधा प्राणायाम की अभ्यास पर। तो जो प्राणायाम की अभ्यास है वो आपको देखने को मिलेगा 8 प्राणायाम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं कहता हूँ इस सारे टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और उसके बाद जो है आप चलो नेक्स्ट वीडियो में प्राणायाम के बारे में पढ़ने के लिए। चलिए, तो प्राणायाम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए और देखते रहिए क्यूरेटिव योगा। धन्यवाद।